हे हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लंग्स, हमारे फेफड़ों की एनाटमी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कर दें शुरू? अरे कर दें क्या शुरू? अरे चलिए शुरू करते हैं। गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पे। हाँ, पहले ही बता दूं, अगर आपको मेरी स्पीड कम लगे थोड़ी बहुत तो आप है ना वीडियो को 1.5x पे करके देख लेना, फिर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी टॉपिक कवर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। लंग्स क्या होता है? दीज आर द पेयर ऑफ असेंशियल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। दीज आर द पेयर ऑफ, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं रेड वाला, असेंशियल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड दे इन्वेजिनेट इनटू द करस्पॉन्डिंग प्लूरल सैक। प्लूरल सैक होता है, उसके अंदर इस तरीके से लंग ऐसे इन्वेजिनेट कर जाते हैं। ये लंग प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, they are invaginate into the corresponding pleural sac. Each lung is invested by pulmonary pleura except at the hilum. देखो, जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें एक रीजन होता है हाइलम, उसको छोड़ करके बाकी जो पूरा लंग है वो प्लूरा से कवर्ड रहता है, एक्सेप्ट एट द हाइलम एंड एट द अटैचमेंट ऑफ पल्मोनरी लिगामेंट। एक साइट होती है जहां पर पल्मोनरी लिगामेंट अटैच होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा एरिया दिखता है, वो पूरा रूट ऑफ द लंग। इस एरिया को छोड़ करके जहां पे पल्मोनरी, ये देखो, ये पल्मोनरी लिगामेंट जहां पे होता है और जहां पर अपना हाइलम होता है, जहां पे स्ट्रक्चर्स अंदर घुसती है लंग की और बाहर निकलती हैं, इस रीजन को छोड़ के बाकी पूरा रीजन जो होता है लंग्स का, वो पूरा का पूरा इट इज कवर्ड बाय पल्मोनरी प्लूरा। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लंग? लंग पोरस होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ऐसे दब जाते हैं, स्पॉन्जी होते हैं टेक्सचर में, पानी के अंदर फ्लोट करेंगे। इन स्टिल बॉर्न लंग्स सिंक इन द वाटर। मतलब जो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि लंग्स पानी में जब आप उनके रखोगे तो वो डूब जाएंगे, बाकी नॉर्मली फ्लोट ऑन द वाटर। इन न्यूबॉर्न रोजी पिंक कलर की होती हैं, रोजी पिंक कलर की बड़ी क्यूट क्यूट से लंग्स होते हैं, लेकिन अडल्ट में काले हो जाते हैं, स्लेटी ग्रे, डार्क स्लेटी ग्रे कलर के हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस पार्टिकल इन द स्ट्रोमा ऑफ द लंग्स। ठीक है, एनाटॉमिकल पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। जब आप विसरा को अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको उसके साथ एनाटॉमिकल पॉइंट्स बोलने होंगे। आप ये बोलोगे कि भाई इसका एक कॉनिकल एपेक्स होता है, कॉनिकल एपेक्स होता है दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। इसका जो बेस होता है वो थोड़ा कनकेव होता है, दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो शार्प होता है और पतला होता है, एंड दैट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। और इसका जो आगे वाला जो रिब्स के कांटेक्ट में रहता है, जो कोस्टल सरफेस होता है, जो कोस्टल सरफेस होता है वो कैसा होता है? कन्वेक्स होता है, एंड दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। दैट्स इट, वेरी सिंपल जिनिस है ये। तो प्रेजेंटिंग पार्ट्स क्या होते हैं? एपेक्स, बेस, 3 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होते हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। और 2 सरफेसेस, एक कोस्टल होती है और एक मीडियल सरफेस होती है। अच्छा, मीडियल सरफेस के हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं। एक तो वर्टिब्रल सरफेस जो कि वर्टिब्रास के साथ कांटेक्ट में होती है, एक मीडियास्टिनल सरफेस जो टुवर्ड्स द मीडियास्टिनम होती है ना। एंड दीज 2 surfaces are separate by what? These are separated by hilum and the pulmonary ligament। वो जो एक ऐसी सी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दी ना, हाइलम एंड पल्मोनरी लिगामेंट वर्टिब्रल और मीडियास्टिनल सरफेस को अलग कर देता है। ठीक है ना। अगर आपको टीचर पूछे कि सरफेसेस कितनी होती हैं तो आप बोल सकते हो इनिशियली मैम देयर आर 2 सरफेसेस, कोस्टल एंड मीडियल, एंड फर्दर द मीडियल इज डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रल एंड मीडियास्टिनल, राइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग? देखो, राइट लंग जो होता है ना वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है, शॉर्टर और ब्रॉडर होता है। वेट इसका 700 ग्राम और 3 लोब्स होते हैं इसमें, अपर, मिडल एंड लोअर। अब इधर देखो, लेफ्ट लंग छोटा होता है, लंबा होता है और नैरो होता है। वेट इसका 650 ग्राम होता है और इसमें 2 ही लोब्स होते हैं। देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, 3 लोब्स है राइट लंग में और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही लोब्स हैं, अपर एंड लोअर लोब। एंड लिंगुला प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग में। देखो, एल से लेफ्ट लंग, एल से लिंगुला, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है।
और 3 लोब्स अपर, मिडल और लोअर। अच्छा, राइट लंग में फिर 3 लोब्स हैं, तो उनको डिवाइड करने के लिए 2 फिशर्स हमारे पास हैं, एक तो ऑब्लिक फिशर, एक हॉरिजॉन्टल फिशर। एंड ये सब चीजें आप देखोगे, अभी डायग्राम्स आएंगे उनमें देखोगे आप। लेफ्ट लंग जो होती है उसमें एक फिशर होता है ओनली, दैट इज ऑब्लिक फिशर। नाउ एंटीरियर बॉर्डर जो होता है दैट इज स्ट्रेट एंड नो कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट, क्योंकि हार्ट किस तरफ होता है, हार्ट लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट लंग जो होगा वहां पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होगा एंटीरियर बॉर्डर पे। तो दिस एंटीरियर बॉर्डर presents cardiac notch and anterior body is not straight because यहाँ पे cardiac notch आ जाता है, ठीक है। और anterior border of right lung is straight and no cardiac notch is present. Features of the costal surface. Costal surface large, convex और smooth होती है भाई। और इससे क्या चीज यहाँ पे रिलेटेड होती है, कॉस्टल प्लूरा, इट इज रिलेटेड विद द लेटरल थोरेसिक वॉल। लेटरल थोरेसिक वॉल से रिलेटेड होती है, तो लेटरल थोरेसिक वॉल और लाइक इसके बीच में जो सेपरेशन होता है बाय कॉस्टल प्लूरा एंड एंडोथोरेसिक फैशिया। और इसमें इंप्रेशंस होते हैं, जो हमारी कॉस्टल सरफेस है इस पे आपको टीचर शो करने को बोलेगा कि यहाँ पे क्या इंप्रेशंस हैं, कुछ एरिया है यहाँ पे जहाँ पे इंप्रेशंस प्रेजेंट है लंग के अंदर, तो आप बोलोगे यस मैम कॉस्टल सरफेस जो होता है इस पे इंप्रेशन होते हैं फॉर द रिब एंड देयर कॉस्टल कार्टिलेजेस। और जो एलिवेटेड एरिया होता है, देखो ये रेड कलर में जो है ये एलिवेटेड एरिया है इंटरकोस्टल स्पेस का, और बाकी जो डिप्रेस्ड एरिया है ब्लैक वाला ये दैट इज द इंप्रेशन फॉर रिब्स। ओके, नंबर ऑफ रिब्स रिलेटेड टू द कॉस्टल सरफेस। देखो इफ यू लुक अलोंग द मिड क्लेविकुलर लाइन, जो क्लेविकल के मिड से लाइन अगर है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन अगर आप नीचे पास करोगे तो मिड क्लेविकुलर लाइन के अलोंग अपर 6 रिब्स रिलेटेड है कॉस्टल सरफेस से। मिड एक्सिलरी लाइन मतलब जो एक्सिला होता है ना हमारा आर्मपिट, वहां से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे उसके मिड से और नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हो तो अपर 8 रिब जुड़ी हुई होंगी। स्कैपुलर लाइन अगर आप स्कैपुला से लाइन नीचे लेके जाओगे तो अपर 10 रिब्स विल बी रिलेटेड टू द कोस्टल सरफेस। नाउ वर्टिब्रल सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में आती है? मीडियल सरफेस के 2 पार्ट थे ना, एक तो वर्टिब्रल एक मीडियास्टेनल। तो जो वर्टिब्रल सरफेस है इट इज इन कांटेक्ट विद द अपर 10 thoracic vertebra and their intervertebral disc and what structures? Posterior intercostal vessels, greater and lesser splanchnic nerves. Now what is hilum? Hilum बच्चों it is a triangular, what is this? It is a triangular non-pleural impression। यहाँ पे प्लूरा नहीं प्रेजेंट होता है on the mediastinal surface। कौन से सरफेस पे होता है? On the mediastinal surface through which the structure of the lung root enter and emerge out. And what is this lung root? The structures which enter or emerge through the hilum and connect the hilum of the lung with heart and trachea are termed as the root of the lung। तो स्पेसिफिकली हाइलम का वो वाला एरिया जहां पर स्ट्रक्चर्स एंटर कर रही है, एमर्ज कर रही हैं, जो ये जो स्ट्रक्चर्स है ऑब्वियस सी बात है ये बहुत सारे मतलब नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, और लंग्स के अंदर क्या एंटर करता है हमारे पास ट्रैकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, तो वो भी तो एंटर करती है ना लंग्स में। तो वो डायरेक्टली कनेक्शन होता है ना कि लाइक लंग इज कनेक्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द थोरेक्स बाय दीज आर्टरीज, वेन्स और व्हाट अदर स्ट्रक्चर्स, नर्व्स वगैरह। तो ये रूट ऑफ द लंग है, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर एंटर करती है और कौन सी निकलती है ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। What the structures entering, उनका नाम क्या है? एक तो प्रिंसिपल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स एंड ब्रोंकियल आर्टरी। तो आर्टरी कौन सी? 2 है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी, एक है ब्रोंकियल आर्टरी। और प्राइमरी ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकस, और एक पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, ये भी हो गई। उसके बाद स्ट्रक्चर जो बाहर निकल रही है कौन सी है? वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ब्रोंकियल वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स, ये चीज बाहर निकल रही है। आर्टरी ऑब्वियस सी बात है सप्लाई करने को अंदर जाएगी, वेन्स इम्प्योर ब्लड लेके आएंगी वो बाहर आएंगी। आई एम एक्चुअली सॉरी, वेन्स जो है यहाँ पे क्या इम्प्योर ब्लड लेके निकलेंगी? क्या कैसा ब्लड निकलेंगे? नहीं, पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं? प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, लंग से जो ऑक्सीजनेट होके आता है। रूट्स ऑफ द लंग लाई अपोजिट टू बॉडीज ऑफ 5, 6, 7 थोरेसिक वर्टिब्रा। ये देखो, ये जो आपका रूट ऑफ द लंग है कंप्लीटली इट लाइज अपोजिट टू द 5, 6 एंड 7 लंबर
sorry, thoracic vertebra. Okay, now दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द लंग. अच्छा, क्या क्या स्ट्रक्चर है? ये राइट लंग का है और ये लेफ्ट लंग का है. आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद करने हैं जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे सबसे पहले एपार्टीरियल ब्रोंकस, द ब्रोंकस अबाउ द पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये है हाइपार्टीरियल ब्रोंकस मतलब बिलो द पल्मोनरी आर्टरी. आपको ये इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं वाइवा में, बट आपको ये आना चाहिए, ये रिटर्न में भी बनाना आता है. तो यहाँ पे रेड कलर से मैंने आर्टरीज दिखा दी है ना, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्रोंकियल आर्टरीज है. ब्रोंकियल आर्टरी का एक किस्सा है कि राइट लंग के अंदर सिर्फ एक ब्रोंकियल आर्टरी है यहाँ पे घुसने वाली, और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला लंग है उसके अंदर 2 ब्रोंकियल आर्टरीज है, और बाकी ये देखो एपार्टीरियल ब्रोंकस, हाइपार्टीरियल ब्रोंकस हो गया. वेन को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है. तो सुपीरियर पल्मोनरी वेन हो गई, ये इंफीरियर पल्मोनरी वेन है. इधर आप देखो यहाँ पर लेफ्ट लंग में सिर्फ आपको एक लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे 2 है पार्टीरियल हाइपार्टीरियल ब्रोंकस, और उसके बाद सुपीरियर पल्मोनरी वेन, इंफीरियर पल्मोनरी वेन, एंड हेयर वी हैव पल्मोनरी लिगामेंट जो ये ऐसे लटका हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सुपीरियर टू इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि इधर से इधर किस डायरेक्शन में. अगर आपको टीचर नाम पूछने लग जाए, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स गोइंग इन एंड आउट ऑफ द रूट ऑफ द लंग, टेल मी इन एन ऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, व्हाट आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ लंग? देखिए 2 पार्ट्स हैं, कंडक्टिंग पार्ट है, एक रेस्पिरेटरी पार्ट है. जो कंडक्टिंग पार्ट होता है इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium. रेस्पिरेटरी पार्ट होता है इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. इसकी आर्टीरियल सप्लाई याद रखें. कंडक्टिंग पार्ट इज लाइंड बाय ब्रोंकियल आर्टरी. रेस्पिरेटरी पार्ट इज लाइंड बाय पल्मोनरी आर्टरी. कंडक्टिंग पार्ट जो होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक होता है? देखो, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियल ट्री अप टू द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. अप टू द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो इंट्रा पल्मोनरी ट्री है, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट. एंड रेस्पिरेटरी पार्ट इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियल ट्री फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई. सी यहाँ पे एक डायग्राम से मैंने बताया, ये देखो, जैसे ये ट्रैकिया, फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस बना, फिर देन वी हैव सेकेंडरी ब्रोंकस और लोबर. इसका नाम याद रखना दूसरा, सेकेंडरी को लोबर ब्रोंकस कहते हैं, फिर टर्शरी को हम लोग सेगमेंटल ब्रोंकस कहते हैं. फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकस आया हमारे पास. देन वी हैव लोबर ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन वी हैव दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. तो अब ये देखो, अप टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मतलब यहाँ ऊपर टर्मिनल तक, इसके ऊपर रेस्पिरेटरी के ऊपर वाला ये कंडक्टिंग पोर्शन है. फिर रेस्पिरेटरी को इंक्लूड करके यहाँ से ये जो एल्वुलर डक्ट है, एट्रियम है, एल्वुलर सैक है, एल्वुलाई, इट इंक्लूड्स इन रेस्पिरेटरी पोर्शन. ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है, लेकिन हाइट उनकी डिफरेंट होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है. नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, आपको बनाना आना चाहिए, एग्जाम में आता है रिटन में. आर्टिफिशियल फिशर्स, these are not smooth because they are not covered by the visceral pleura. Okay, सो हमारे पास नॉर्मल फिशर्स भी हम लोग अभी पढ़ेंगे. सरफेस ऑफ द लंग जो होती है वो थोड़ी सी ग्लिस्निंग होती है. क्योंकि इट्स सरफेस जो होती है इसकी, ये कवर्ड होती है पल्मोनरी या फिर विसरल प्लूरा से, इसके कारण. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्लिक फिशर? हमारे पास फिशर होते हैं ना, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर. राइट लंग के अंदर दोनों फिशर प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल, और लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये जो ऑब्लिक फिशर है इसका इंपॉर्टेंस बताओ. तो इट एक्ट एज प्लेन ऑफ क्लीवेज. सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अपर पार्ट ऑफ द लंग एक्सपेंड फॉरवर्ड्स एंड लेटरली, एंड जो लोअर पार्ट ऑफ द लंग है वो एक्सपेंड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट में डिफरेंसेस क्या हैं? पहली बात, कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है एयर कंडक्शन, रेस्पिरेटरी पार्ट का गैसियस एक्सचेंज. लाइनिंग एपिथेलियम कंडक्टिंग पार्ट का सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी पार्ट का सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. कंडक्टिंग पार्ट का ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती हैं और रेस्पिरेटरी पार्ट को पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती हैं. मेन बात, कंडक्टिंग पार्ट में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंड दैट इज एब्सेंट इन रेस्पिरेटरी
पार्ट, व्हाट इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लंग्स। देखिए कंडक्टिंग पोर्शन को ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती हैं। लेफ्ट लंग के अंदर 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं और राइट लंग के अंदर 1 ब्रोंकियल आर्टरी होती है। रेस्पिरेटरी पोर्शन को पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पूछेगा भाई ब्रोंकियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो ब्रोंकियल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। ठीक है, नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, राइट आर्टरी, राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइज, यहाँ पे ब्रोंकियल ऐड कर लीजिएगा, राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और फ्रॉम वन ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज। ठीक है, नाउ lymphatic drainage, lymph from the lung is drained by 2 set of lymph vessels, superficial set and deep set। देखिए जो superficial set है दोनों ही, और डीप सेट और सुपरफिशियल सेट है, ये दोनों ही जो है ये ड्रेन करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड में एट द हाइलम। ठीक है, एंड ये ड्रेन कहाँ से करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सुपरफिशियल सेट रेमिफाइज बीनीथ द पल्मोनरी प्लूरा एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई। तो जो रीजन होता है ना पल्मोनरी प्लूरा का, मतलब बाहर वाला ही रीजन हो गया ना, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई का रीजन बाहर वाला ही पूरा, इसको सुपरफिशियल सेट यहाँ से लिम्फ कलेक्ट करता है। और डीप सेट इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स अराउंड द पल्मोनरी वेसल्स एंड अलोंग द इंटरलोब्यूलर सेप्टा, ये इनर रीजन्स हो गए, यहाँ से डीप सेट लिम्फ कलेक्ट करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लंग कैंसर स्प्रेड बाय द लिम्फेटिक्स। राइट, नाउ नर्व सप्लाई ऑफ द लंग, देखो जो लंग है इट इज सप्लाइड बाय पल्मोनरी प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स। Now pulmonary plexus is formed by both sympathetic and parasympathetic fibers. Parasympathetic supply comes from vagus nerve and sympathetics come from upper 4 or 5 thoracic segment of the spinal cord। ठीक है, अब फंक्शंस यहीं पे देख लो। सिंपैथेटिक का इफेक्ट क्या होता है लंग पे, VCBD यानी वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन एंड म्यूकस सिक्रेशन को डिक्रीज कर देती है सिंपैथेटिक सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक पार्ट क्या करता है, वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म वी कैन से, एंड इंक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन। नाउ लेट्स गो टू ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आर स्ट्रक्चरली, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर स्ट्रक्चरली सेपरेटेड functionally independent area of the lung aerated by tertiary or segmental bronchus that are called bronchopulmonary segment। ये wedge shaped होते हैं, इनका जो apex होता है it is converging towards the tertiary bronchus and base is directed towards the surface of the lung। नाउ नंबर की बात करते हैं, देयर आर इन टोटल 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन ईच लंग। राइट लंग के अंदर हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं अपर लोब में, 2 मिडल लोब में होते हैं, 5 सेगमेंट होते हैं लोअर लोब में। सेगमेंट्स के नाम आपको एकदम सीरियली अच्छे से प्रॉपरली याद करने पड़ेंगे और आपको विसराज में ये सेगमेंट शो करने भी आने चाहिए कि भाई कौन कौन सा सेगमेंट कहाँ है। तो एपिकल एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल है, और एपिकल मीडियल बेसल एंटीरियर बेसल, इसी तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। देयर इज नो लाइक मैं कोई इसका निमोनिक भी नहीं है मेरे पास, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। लेफ्ट लंग जो है 5 सेगमेंट है अपर लोब में, 5 सेगमेंट है लोअर लोब में, ये आपको याद रखने हैं। स्पेशली 2 नए सेगमेंट आए, सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर, दीज आर डिफरेंट सेगमेंट्स इन लेफ्ट लंग। ये एक डायग्राम है सिंपल सा, ये नंबर के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको खुद बना के बार बार देखना पड़ेगा कॉपी के अंदर, और इसमें मेहनत लगेगी थोड़ी बहुत। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, सो they help in the natural drainage from infected area of the lung by adopting different postures, and then the fibroareolar septa between the adjacent segment act as natural barrier and prevent the spread of the infection from one segment to another। तो इनके बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट होता है ना, फाइब्रोएरियोलर सेप्टा बिटवीन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, इसकी वजह से एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जिससे इन्फेक्शन एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में स्प्रेड नहीं होता। और पर्टिकुलरली सर्जन्स क्या करते हैं, लाइक एक जिस सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम हुई है, जिस सेगमेंट में इन्फेक्शन हुआ है, लाइक उसी सेगमेंट को वो ऑपरेट करते हैं। नाउ एपिकल सेगमेंट्स ऑफ द लोअर लोब एंड पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब, दीज आर द कॉमन साइट ऑफ लंग एब्सेस ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटीरियल, एंड another reason why they are common sites because most dependent part होते हैं in supine position।
Now what is Mendelssohn syndrome? Apical segment of the lower lobe is frequently affected by aspiration pneumonia. This is called Mendelssohn syndrome. ठीक है. Now what is bronchovascular unit? ठीक है. देखो इस तरीके से यहाँ पे सेप्टा होता है बीच में, ये इस तरीके से दोनों सेगमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. ठीक है. The area of the lung drained by an intersegmental tributary of pulmonary vein is called bronchovascular unit. मतलब एक पर्टिकुलर, समझे ना मेरी बात को, मतलब पल्मोनरी वेन की एक इंटरसेगमेंटल ट्रिब्यूटरी देखो ये आ रही है ना नीले कलर में, पल्मोनरी वेन की सेगमेंटल ब्रांच, ये एक जिस एरिया को सप्लाई करती है उसको एक हम ब्रोंकोवेस्कुलर यूनिट कहते हैं. ठीक है. हर एक ब्रोंकोवेस्कुलर यूनिट की, ब्रोंकोपल्मोनरी यूनिट की, ब्रोंकोवेस्कुलर यूनिट की एक इंडिविजुअल आर्टीरियल सप्लाई होती है, एक इंडिविजुअल आर्टीरियल सप्लाई होती है खुद की, बट वेन इज प्रेजेंट इन इंटरसेगमेंटल रीजन एंड ड्रेन द एडजेसेंट सेगमेंट्स. देखिए क्या होता है कि हर एक हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, देखो ब्रोंकोवेस्कुलर यूनिट क्या हो गई कि एक ऐसा एरिया जिसको पल्मोनरी वेन, एक पल्मोनरी वेन आकर के सप्लाई कर रही है, उसकी एक इंटरसेगमेंटल ब्रांच आ रही है, वो सप्लाई करती है. दिस इज कॉल्ड ब्रोंकोवेस्कुलर यूनिट. सी दिस इज अ ब्रोंकोवेस्कुलर यूनिट. ठीक है. अब क्यों बन रही, क्योंकि यहाँ पे एक मैं एक चीज बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखो कि ब्रोंकोपल्मोनरी जो सेगमेंट्स होते हैं ना, हमने देखे अभी इतने सारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में क्या होता है कि जो आर्टीरियल सप्लाई होती है, जैसे एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, इसमें आर्टरी तो यहाँ आएगी, लेकिन ऐसे दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को लो तो वेन जो कि वो बीच में आएगी और वो ऐसे ब्रांचेस के थ्रू ऐसे सप्लाई करेगी. समझे मेरी बात को. तो वेन इज कॉमन बिटवीन लाइक एडजेसेंट सेगमेंट्स. समझे. वेन इज प्रेजेंट इन इंटरसेगमेंटल रीजन. Now what is pulmonary or lung unit? Area of the lung supplied by one terminal respiratory bronchiole is called pulmonary unit. Okay. Pulmonary unit के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई. इसके अंदर 10 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. 8 एंडोडर्मल सेल्स हैं, 2 मेसेनकाइमल सेल्स हैं, सिलिएटेड, सेरस, गॉबलेट, क्लारा सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, इंटरमीडिएट सेल, ब्रश सेल, बेसल सेल एंड 2 मेसेनकाइमल सेल कौन सी हैं? ग्लोब्यूल, ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट. इसका एक ट्रिक भी है कि सिली श्रेया घोषाल कल अर्जेंटीना के बीच पर ब्रश कर रही थी. ठीक है. बीच पर बेसल ब्रश कर रही थी, तो इससे आप देख सकते हो. सी से सिलिएटेड, सिलिएटेड, श्रेया, एस से सीरस, जी से गॉबलेट, सीएल से क्लारा. ठीक है. अर्जेंटीना तो अर्जेंटाफिन सेल्स हो गया. बीच में मतलब होता है इंटरमीडिएट, बी से हो गया बेसल. ठीक है. और ब्रश कर रही थी, ब्रश बॉर्डर सेल्स. ठीक है. नाउ 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एल्वुलाई. एक तो टाइप 1 न्यूमोसाइट, एक टाइप 2 न्यूमोसाइट और एक होती है हमारे पास एल्वुलर मैक्रोफेजेस. जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं दे मेक अप 97% ऑफ द एल्वुलर सरफेस और फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज. वेरी सिंपल. लाइफ स्पेन 3 वीक्स का होता है. और टाइप 2 न्यूमोसाइट जो होती हैं ये सिक्रीटरी सेल्स होती हैं और क्या सिक्रीट करती हैं? सरफेक्टेंट सिक्रीट करती हैं जो कि सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है और लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. और इनमें टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में प्रोलिफेरेटिव पावर भी प्रेजेंट होती है. इसका मतलब ये क्या कर सकती हैं? रिप्लेस, मतलब प्रोलिफेरेशन की पावर होती है, तो ये मतलब प्रोलिफेरेट कर सकती है, डिवाइड कर सकती हैं. तो जो टाइप 1 न्यूमोसाइट इनके पास ये पावर होती नहीं है. तो एक्चुअली ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट हैं ये प्रोलिफेरेट करके टाइप 1 को रिप्लेस भी कर सकती हैं. एल्वुलर मैक्रोफेजेस दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स ऑफ द ब्लड एंड मोनोसाइट अपीयर विद इन एल्वुलाई बाय एक्टिव माइग्रेशन. ऑब्वियसली बात है, ब्लड में मोनोसाइट होती है, एक्टिव माइग्रेशन करके लंग्स में एल्वुलाई में आती है, उनको वहाँ पे एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहा जाता है. फंक्शन क्या होता है भाई? मैक्रोफेज का क्या बेसिक फंक्शन है भाई? दीज सेल्स phagocytose the bacteria, dust particles and other debris. ठीक है. They engulf the extravasated red blood cells in congestive cardiac failure and produce a brick red sputum. Hence the alveolar macrophages are sometimes called heart failure cells. Life span कितना होता है? 4 days, just 4 days. Surfactant क्या होता है? Surfactant is a complex mixture of phospholipid, apoproteins and calcium ions and it is secreted by we know type 2 pneumocyte mainly और clara cells इसका secondary source होती हैं. and at the end of 6 months और beginning of 7 month of intrauterine life इसको ये secrete होना start हो जाता है. इसी को हम कहते हैं age of viability.
नाउ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जहां पर सिर्फ 2% ऑफ द जो न्यूबॉर्न होते हैं इन्फेंट्स वो इफेक्ट होते हैं. दिस इज द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द प्री मेच्योर इन्फेंट और बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट. In these cases, the partially collapsed alveoli contain a fluid with high protein content called hyaline membrane, also called hyaline membrane disease. इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे hyaline membrane present होती है, lamellar bodies and probably derived from surfactant layer. Now, what is air blood barrier? Air blood barrier. देखिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं. द स्ट्रक्चर्स इंटरवेनिंग बिटवीन द लंग एल्वेलाई एंड ब्लड ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज आर कॉल्ड एयर ब्लड बैरियर. ठीक है, मतलब नॉर्मली जो अपनी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है ना एल्वेलाई में, फिजियो में पढ़ते हैं इसके बारे में. स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं? फ्लूइड सर्फेक्टेंट एयर पहले, फिर उसके बाद एल्वेलर एपिथेलियम आता है, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, ये वाला इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, फिर उसके बाद में कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद में कैपिलरी का एंडोथीलियम होगा. डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ द डेवलपमेंट, कैसे कहाँ से क्या चीज़ें डेवलप होती हैं. देखिए लंग मेनली डेवलप होता है रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम से, विच बेसिकली डेवलप्स फ्रॉम विच इज द डेरिवेटिव ऑफ फॉरगट. ठीक है, लंग का जो लाइनिंग एपिथेलियम है डेवलप्स फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द फोरगट, एंड जो बाकी सारी लेयर्स हैं जैसे कार्टिलेज है, मसल वगैरह है लंग की, ये सब डेवलप करती हैं स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म से. नाउ लंग मैच्योरेशन के हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले सूडो PCTA करके याद रख सकते हो. सबसे पहले सूडो ग्लैंडुलर स्टेज विच इज बिटवीन द 5 to 16 वीक्स, और इस दौरान यहाँ पे ब्रांचिंग होती रहती है. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनने के लिए ब्रांचिंग होती रहती है रेस्पिरेटरी ट्री में, और इस स्टेज तक देयर इज नो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वेलाई प्रेजेंट. कैनालिक्यूलर पीरियड यहाँ से 16 to 26 वीक्स तक होता है, एंड ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड इनटू 2 or more रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल विच इन टर्न डिवाइड इनटू 3 to 6 एल्वेलर डक्ट्स. टर्मिनल सैक पीरियड ये क्या होता है? 26 से लेके बर्थ तक ये होता है. नाउ टर्मिनल सैक या प्रिमिटिव एल्वेलाई इसमें बन जाती हैं और कैपिलरीज क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं उसके. एल्वुलर पीरियड में क्या होता है? ये 8th मंथ से लेके चाइल्डहुड तक होता है. यहाँ पे मैच्योर एल्वुलाई आपको देखने को मिलती हैं, वेल डेवलप्ड एपिथेलियल एंडोथेलियल कैपिलरीज जो बन जाती हैं यहाँ पे, जो अच्छे से पूरा मतलब गैसेस एक्सचेंज करने लग जाती हैं. रिलेशंस ऑफ द हाइलम, देखिए अबव डाउनवर्ड्स और बिफोर बैकवर्ड्स दोनों ही जगह याद रखना है आपको. वो जो मैंने बताया था उसमें आपको पूछेंगे ऐसी एक स्ट्रक्चर थी, उसका नाम बताया था. तो उसमें पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लोअर पल्मोनरी वेन्स या इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स. ओके, फिर बिफोर बैकवर्ड्स देखेंगे अपर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस विद ब्रोंकियल वेसल्स. यू हैव टू मग अप दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर द डायरेक्ट वाइवा क्वेश्चंस. देन उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं लिंगुला. लिंगुला लिटिल टंग, एक लिटिल टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग में ही प्रेजेंट होती है. ठीक है, और लिंगुला हम बोल सकते हैं ना कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ना. और लिंगुला एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करती है? लिंगुला इज द प्रोजेक्शन ऑफ द अपर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग दैट सर्व्स एज होमोलॉग. ओके, एंड 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बनाता है ये लिंगुला, एक तो सुपीरियर और इंफीरियर लिंगुलर सेगमेंट्स, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स. ठीक है, कार्डियक इंप्रेशंस ऑन द लेफ्ट लंग, क्या क्या चीज़ें हैं लेफ्ट लंग पे, क्या क्या आपको इंप्रेशन देखने को मिलेंगे, ये आपको विसरा पकड़ने के बाद पूछा जाएगा. एंटीरियर एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट लंग ही है ना, तो यहाँ पे आपको देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट ऑरिकल का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इंप्रेशन देखने को मिलेगा. तो आप बोल दोगे एंटीरियर एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है, उसके बाद में एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल का भी थोड़ा सा पार्ट, कौन सा? सिर्फ एंटीरियर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल. ओके, उसके बाद में रिलेशंस ऑफ द हाइलम ऑफ राइट लंग. रिलेशंस आर डिफरेंट इन राइट लंग, राइट, क्योंकि वहां पे 2 ब्रोंकस होते हैं ना. तो ब्रोंकस कौन से? एक तो मैंने आपको बताया ना एपार्टीरियल ब्रोंकस और हाइपार्टीरियल ब्रोंकस. एपार्टीरियल ब्रोंकस जो होता है उसको अपर लोब ब्रोंकस भी कहते हैं, और हाइपार्टीरियल ब्रोंकस को लोअर लोब ब्रोंकस भी कहते हैं. सो अबव डाउनवर्ड्स अपर लोब ब्रोंकस,
उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी एंड देन राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। उसके बाद में बिफोर बैकवर्ड्स वी हैव अपर पल्मोनरी वेन्स, pulmonary artery and bronchus with bronchial vessels। कार्डिक इंप्रेशन ऑन द राइट लंग, क्या है राइट लंग में, ये देखिए फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द हार्ट आर रिलेटेड हेयर, एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, ये देखो यहाँ पे रिलेटेड होगा, एंटीरियर एंड राइट सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट ऑरिकल एट्रियम के ऊपर ही होता है ना, तो राइट एट्रियम इसके ऊपर यहाँ पे राइट ऑरिकल देखने को मिलेगा। देन पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बट मेनली वी कैन इजीली सी राइट एट्रियम। देन एपेक्स ऑफ द लेफ्ट लंग, आपको पता है ना लेफ्ट लंग का जो एपेक्स होता है ये रूट ऑफ द नेक पे प्रेजेंट होता है एकदम 3 से 4 सेंटीमीटर अबव द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। एंड इसकी कवरिंग क्या होती है, इट इज कवर्ड बाय सर्वाइकल प्लूरा विच इज स्ट्रेंथन्ड एक्सटर्नली बाय सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एपेक्स लेफ्ट लंग का जो एपेक्स है उसके मीडियल रिलेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मीडियल रिलेशंस आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स वी हैव लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक वेन, वी हैव लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट एज ऑफ ईसोफेगस, थोरेसिक डक्ट। उसके बाद एपेक्स ऑफ द राइट लंग की लोकेशन क्या है, रूट ऑफ द नेक 3 से 4 सेंटीमीटर अबव द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज एंड 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। कवरिंग सेम है वही, एक्सटर्नली स्ट्रेंथन्ड बाय द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। उसके बाद में राइट लंग के एपेक्स की मीडियल रिलेशंस बिफोर बैकवर्ड, राइट ब्रोंकोसेफेलिक वेन accompanied by the right phrenic nerve and pericardiophrenic vessels, and then bronchocephalic trunk, and उसके बाद में trachea accompanied by right vagus nerve। Now we'll see the base of the lung। जो base of the lung है below उसके क्या प्रेजेंट होता है, राइट लंग के नीचे प्रेजेंट होता है राइट डोम ऑफ डायफ्राम एंड राइट लोब ऑफ लिवर। एंड लेफ्ट लंग के बेस में क्या प्रेजेंट होता है बिलो में, लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर एंड फंडस ऑफ द स्टमक एंड स्प्लीन। So these are the structure. That's it. We have completed the lung successfully. So we'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. See ya.